हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक चूज़ किए हैं, उसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन के बारे में कुछ बातें करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहले देखो कुछ बातें बता दूं। डीएनए से तो जैसे एक बच्चे का जब जन्म होने वाला होता है, ठीक है, बर्थ टाइम पे पहले तो समझो रेप्लिकेशन का बेसिक मीन्स क्या है। तो देखो, बच्चे का फॉर्मेशन से पहले जब बच्चा बनना स्टार्ट होता है तो उससे पहले क्या होता है, मेल से स्पर्म से लाते हैं, ओवम से स्पर्म से ओवम से लाते हैं, तो वो आपस में फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया हिपैटिक सेल, हो गया हिपैटिक सेल जो लीवर को बनाता है, और कार्डियक सेल हो गया जो हार्ट को बनाता है। ठीक है, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और हर सेल के अंदर अपना एक डीएनए होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। उसी तरह स्पर्म सेल होते हैं, ओवम सेल होते हैं। अब देखो, दोनों स्पर्म सेल, ओवम सेल और दूसरे सेल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जो डिफरेंट अलग अलग दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो स्पर्म सेल और ओवम सेल होते हैं इनमें 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। ठीक है, अब जब स्पर्म सेल ओवम सेल से फ्यूज़ करेगा, सेंट्रीफ्यूज होगा, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उस जाइगोट में 46 क्रोमोसोम आकर मिलते हैं, 23 मेल से 23 फीमेल से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जाइगोट एक सेल होता है। ठीक है, अब वो सेल डिफरेंट बहुत ढेर सारे उसके कॉपीज़ का फॉर्मेशन होता है उस सेल के अंदर। जाइगोट के अंदर एक सेल होता है जिस और उस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब वो 46 क्रोमोसोम्स डिफरेंट बहुत ढेर सारा उनका रेप्लिकेशन होता है, तो मिलियंस एंड बिलियंस सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। वो एक सेल, इस समय हमारी बॉडी के अंदर करोड़ों अरबों सेल्स हैं, और करोड़ों अरबों सेल्स किससे बने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हैं। वो भी किसकी वजह से, रेप्लिकेशन की वजह से, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन की वजह से। अच्छा, एक सेल या एक डीएनए की वो टेंडेंसी कि वो मिलियंस और बिलियंस में कन्वर्ट हो जाए, इसको एक नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं एक मिनट में देख के बता दूँ, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे देखो बायोलॉजी का स्टूडेंट, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। एक सेल का मिलियन सेल्स में कन्वर्जन, ये जो टेंडेंसी होती है उस सेल की, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। देखो, अब होता क्या है, इतना सब बकचोदी नहीं। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है, देखो जिस पाथ से ये सेल्स डिवीज़न होता है, आरएनए डीएनए का डिवीज़न होता है मल्टीपल डीएनएज में, उनको बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होता है, ज़रूरत क्यों होती है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले तो रेप्लिकेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं पहले बता दूँ। सपोज करो मेरे पास एक डबल स्ट्रैंड का डीएनए है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डीएनए आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होंगे आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस एक डीएनए से हमको अगर मल्टीपल डीएनए बनाने हैं तो रेप्लिकेशन का पहला स्टेप क्या होता है, इसको डीनेचुरेट किया जाता है, इसको अलग करना होता है। अलग करने के लिए देखो 2 एंजाइम्स काम में आते हैं। पहला एंजाइम ये होता है कि उसको बोलते हैं डीएनए ए प्रोटीन नाम से। डीएनए ए प्रोटीन जो एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, उसका जो शेप होता है वो जैसे ऐसे समझो कि कांटा नहीं, कांटा मछली पकड़ने वाला कांटा होता है, तो ऐसे ऐसे आके ऐसे होता है, तो वो ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या करता है, यही आके स्ट्रैंड में फंस के ऊपर की तरफ खींचा जाता है। तो ये स्ट्रैंड सपोज करो ऐसे है, तो फॉर ऊपर से आया और ऊपर की तरफ खींचने लगा, तो दोनों स्ट्रैंड अलग होने लगेंगे ना। एग्जैक्टली। अब देखो, वो जो फॉर्क जो ये कांटा वाला पार्ट है वो कहाँ से आकर या डीएनए ए प्रोटीन का वो पार्ट कहाँ से जाके स्ट्रैंड्स को अलग करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। अब एक बात अच्छे तो बताओ, हमारे जो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रैंड्स में न्यूक्लियो बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन कौन से न्यूक्लियो बेसिस होते हैं, डीएनए की बात कर रहा हूँ तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होता है। एडेनिन और थाइमिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, 2। गुआनिन और साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, 3। तो कौन से 2 बेस पेयर्स स्ट्रांगली बॉन्ड होंगे आपस में, ऑब्वियसली बात है गुआनिन एंड साइटोसिन। तो ये डीएनए ए प्रोटीन जो होता है ये वो रीजन सेलेक्ट करता है जहाँ पर 80 रीजन रिच हो, 80 रिच रीजन हो।
जहाँ पर एडेनोथाइमिन रीजन ज़्यादा हो, ताकि इजीली सेपरेट आउट कर सके, ठीक है। और जब उसको एटी रीजन मिल जाता है तो दो, एक ऊपर से मतलब कांटा लगता है, एक नीचे से कांटा लगता है, ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में खींचने लगते हैं दूसरे को, स्ट्रैंड अलग होने लगता है। तो इनिशियली वो डीएनए बबल का फॉर्मेशन करते हैं। देखो ये एक डीएनए है, मतलब एक डबल स्ट्रैंड ये है। अब देखो जब इसको बीच से पकड़ के खींचोगे तो ये ऐसे शेप में बन जाएगा और नीचे वाला ऐसे बन जाएगा, तो इनके बीच में एक बबल टाइप बनने लगा, इसको बोलते हैं डीएनए बबल। अब क्या करेंगे, अगर इस डीएनए के बबल को बीच से काट के अलग कर दें, ठीक है, तो इसको बोला जाता है डीएनए फॉर्क, रिप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। अब एक चीज़ बता दूं ओरी के बारे में, तो ओरी एक टॉपिक, इसको मैं और भी डिस्कस करूंगा बहुत डीपली उसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बायोटेक्नोलॉजी का बेसिस है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो, तो होता क्या है कि मेरे पास, अब देखो बैक्टीरिया एंड वायरस, हमारे ह्यूमन और बैक्टीरिया और वायरस के बीच में जो डीएनए होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है। जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स होते हैं या डीएनए होते हैं वो छोटे होते हैं, उसमें बेस पेयर्स कम होते हैं, छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ह्यूमंस के क्रोमोसोम काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। तो इसीलिए और तो और जो ह्यूमन के क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्ट्रैंड वाइज होते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन या स्ट्रैंड होती है उनकी, ठीक है, मतलब एक से समझ लैडर टाइप के होते हैं। लेकिन बैक्टीरियल या वायरल डीएनए जो होता है या क्रोमोसोम होता है वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर होने की वजह से उसमें सिर्फ एक ओरी होता है, ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो कभी भी बैक्टीरिया में ओरी जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में ओरी मल्टीपल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आगे बताऊंगा कि इसमें मल्टीपल प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है, आगे बताऊंगा प्राइमर्स क्या होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अब रेप्लिकेशन स्टार्ट करने आ रहे हैं, हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जब वो डीएनए ए प्रोटीन इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर रहा होता है तो वो दोनों स्ट्रैंड वापस आकर जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो उनको वापस आकर जुड़ने से बचाने के लिए कि वो जुड़ ना पाए, एक स्पेशल प्रोटीन आकर इन दोनों स्ट्रैंड से सेपरेटली बाउंड हो जाता है। कुछ प्रोटीन ऊपर वाले से बाउंड हो जाते हैं, कुछ नीचे वाले से बाउंड हो जाते हैं, और वो इन दोनों को पास नहीं आने देते, ठीक है। उस प्रोटीन का नाम होता है एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है, एसएसबी प्रोटीन्स होते हैं। अब देखो आगे बढ़ता हूँ, एसएसबी प्रोटीन्स आगे बाइंड हो गए जिससे वो आपस में एक दूसरे से पास ना पाए। नेक्स्ट स्टेप होता है पॉलीमराइजेशन का। अब देखो ये एक डबल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये है, ठीक है। अब इनका हम पॉलीमराइजेशन करने आ रहे हैं, तो पहले इसको हमको डिनेचुरेट करना होता है, मतलब दोनों स्ट्रैंड को अलग करना होता है। अलग करने के लिए दो एंजाइम बारे में, अच्छा, एक एंजाइम होता है डीएनए ए पॉली प्रोटीन, और दूसरा एंजाइम होता है हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम होता है, वो बीच से इन दोनों को स्ट्रैंड को अलग अलग करते हुए चला जाता है, बीच से फाड़ते हुए निकल जाता है, ठीक है। सपोज करो डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रैंड है, उसके नीचे उतना दूसरा स्ट्रैंड है, हेलिकेज एंजाइम आया यहाँ से यहाँ तक, तो इतना पार्ट रुका है अभी, और इतना पार्ट को सेपरेट करके एक डीएनए फॉर्क बना दिया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पॉलीमराइजेशन। अब देखो यहाँ पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको फनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं डीएनए क्वीन। किसको बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए क्वीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनके कुछ नखरे हैं, देखो सारा गेम इसी का है, ये बहुत ही इफेक्टिव एंजाइम होता है, पॉलीमराइजेशन यही करता है, ठीक है। सबसे मेन काम होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, ठीक है। लेकिन ये पॉलीमराइजेशन इतने ईजिली नहीं करता, ठीक है, इसके कुछ नखरे हैं। जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को ही पॉलीमराइज करेगा, पहला। दूसरा, ये जिस पोजीशन से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा वो डबल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। भाई गजब ही है, अभी बोल रहा है कि ये सिंगल स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करेगा, और साथ ही बोल रहा है कि मैं पॉलीमराइजेशन उस जगह से स्टार्ट करूँगा जहाँ वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो। बात समझ में आ रही है? अभी बताऊँगा कैसे। तीसरी उनकी ये कंडीशन होती है, अच्छा फिलहाल तो ये दो कंडीशन को लेकर चलता हूँ, आगे भी एक कंडीशन है बताऊँगा। तो चलो मान लो मैंने इनके दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी, ठीक है। मेरे पास एक सिंगल डीएनए था, हाँ भाई सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, हाँ इनकी पहली कंडीशन फॉलो हो गई कि हाँ ये सिंगल डीएनए स्ट्रैंड को ही पॉलीमराइज करेंगे। दूसरी इनकी कंडीशन थी कि ये डबल स्ट्रैंडेड पोजीशन से ही पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने
अब एक चीज़ बता दूं कि पॉलीमराइजेशन ऑलवेज 3 प्राइम पोजीशन से 5 प्राइम पोजीशन, जो सिंगल स्ट्रैंड है सेपरेट होने के बाद जो 2 स्ट्रैंड बनी तो उसमें 5 प्राइम से 3 प्राइम पोजीशन होगा और 3 प्राइम से 5 पोजीशन होगा। पॉलीमराइजेशन ऑलवेज 3 प्राइम से 5 प्राइम पोजीशन की ओर होता है, और जो नया स्ट्रैंड बनता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, वो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है ऑलवेज 3 प्राइम एंड से। ठीक है, और जो पॉलीमराइज स्टार्ट जब हो जाता है, जब जो नई स्ट्रैंड बनती है, उस स्ट्रैंड का नॉमेनक्लेचर 5 प्राइम से स्टार्ट होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है, अब एक चीज़ इनको चाहिए कि ये पॉलीमराइजेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये डबल स्ट्रैंड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो सिंगल स्ट्रैंड था उसके 3 प्राइम पोजीशन से कुछ प्राइमर्स ऐड कर देते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स 15 से 20 न्यूक्लियोबेसेस होते हैं। ठीक है, जो एक तरह से डीएनए के ही पार्ट मान लो। ठीक है, एक छोटा सा डीएनए है, एक बड़ा सा सिंगल स्ट्रैंड था, उसके 3 प्राइम पोजीशन के नीचे एक प्राइमर ऐड कर देते हैं, छोटे, ताकि ये छोटा सा पार्ट जो है 3 प्राइम का, वो डबल स्ट्रैंड की तरह बिहेव कर सके। क्योंकि भाई इनको यूज करना, पॉलीमरेज का कंडीशन है भाई कि ये सिंगल स्ट्रैंड पोजीशन से ही पॉलीमरेज स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं, आरएनए प्राइमर्स का यूज करते हैं। ठीक है, आगे ठीक बताऊँगा। अब जैसे यहाँ पर आरएनए प्राइमर्स आगे ऐड हो गए, अब सिंपली तुम्हारा पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज, इन प्राइमर्स के पास, फिर यहाँ से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब डीएनए प्राइमर्स की एक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, एंड्स पे अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ के प्रोटीन्स को या किसी भी चीज़ को निकाल देता है। एक्सोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है। डीएनए पॉलीमरेज के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। डीएनए पॉलीमरेज के 2 आँख मान के चलो, एक सामने होता है, एक पीछे होता है। जैसे जब वो यहाँ से यहाँ की तरफ पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करके चल रहा होता है, पॉलीमराइजेशन कर रहा होता है, तो वो आगे की तरफ देखता है, पॉलीमराइज करते हुए चलता चला जाता है। पीछे की जो तरह आँख होती है वो ये चेक करती है कि पॉलीमराइजेशन के थ्रू के दौरान अगर कोई न्यूक्लियो बेस गलत पोजीशन पे ऐड हो जाए। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर एडेनिन था, उसकी जगह गुआनिन आ जाए और उसके कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन ऐड हो जाए, तो अब क्या करेगा कि वहाँ पर गुआनिन साइटोसिन को हटाएगा पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहाँ की वो गलत न्यूक्लियोबेसिस को हटाकर वहाँ उसको पहले सही करेगा, इसीलिए इसको क्वीन बोलते हैं। ये सारा काम वेरी इफिशिएंटली। अरे अभी सुनो, डीएनए पॉलीमराइज की पावर तुमको बताते हैं। जो हमारे मोस्टली हम लोग ई कोलाइन बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या उसकी हेल्प करके उसको रेफरेंस मान के उससे सारी चीज़ें यूज़ करके उसको सारा एक्सपेरिमेंट उससे करते हैं। ई कोलाइन बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, वो 1 सेकंड में 200 बेस पेयर्स को पॉलीमराइज कर देता है। मतलब 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर्स को पॉलीमराइज कर देता है 1 ही सेकंड में। और हमारे बॉडी के अंदर 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मोस्टली 3 to 4 आवर्स लगेंगे। ठीक है, उन सारे पॉलीमरेज को पॉलीमराइज करने के लिए, नहीं जो भी टाइम लगे, लेकिन फास्ट, बहुत ही फास्ट टेक्निक होती है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन की है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया, उसको सेपरेट किया, फिर इन दोनों सिंगल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट किया। कैसे, एक को बताता हूँ। इस सिंगल स्ट्रैंड में पहले हमने 3 प्राइम पोजीशन और 5 प्राइम पोजीशन को डिसाइड किया, तो बोल के 3 प्राइम है, तो 3 प्राइम पोजीशन से हम लोग कुछ आरएनए प्राइमर्स को लगा दिए। फिर आरएनए प्राइमर्स से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके यहाँ से यहाँ तक 3 प्राइम से 5 प्राइम से 3 प्राइम से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करते हुए 5 प्राइम की तरफ गया। तो फिर यहाँ से ये सिंगल स्ट्रैंड था, पॉलीमराइजेशन के बाद यहाँ पर एक और स्ट्रैंड आ जाएगी, उसको बोलेंगे। और एक चीज़ और बताना है। ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही सेम इस स्ट्रैंड्स के साथ भी होगा। तो एक डीएनए था डबल स्ट्रैंड, वो डिफरेंट 2 सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक हुआ, इन दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स का पॉलीमराइजेशन हुआ, तो ये डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इन डबल स्ट्रैंड्स का फर्दर डिवीजन होगा सिंगल स्ट्रैंड में, फिर वो सिंगल स्ट्रैंड
पॉलीमराइज होकर डबल स्ट्रैंड, ऐसे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया, क्या सिंगल स्ट्रैंड को पॉलीमराइज कर दिया हमने, ठीक है। अभी एक चीज़ बचा है, जो हम लोगों ने आरएनए प्राइमर्स को यूज़ किया था, ठीक है। ऐसे आरएनए प्राइमर्स हैं, ठीक है, और उसके बाद उस आरएनए प्राइमर्स के आगे एक चैन होगी, ठीक है, जिसको किसने यूज़ बनाया होगा, पॉलीमरेज एंजाइम ने बनाया था। ऐसे ही कुछ दूरी पे एक और प्राइमर लगा होगा, वो प्राइमर्स के आगे भी कुछ पॉलीमरेज एंजाइम ने एक चैन बनाई होगी। ऐसे डिफरेंट आरएनए प्राइमर्स होंगे और उनके बीच में पॉलीमरेज एंजाइम ने डीएनए पॉलीमरेज ने चैन बनाई होगी। तो आरएनए प्राइमर और उससे लगी हुई चैन, फिर बीच में थोड़ा सा गैप होगा, फिर वहाँ उसके आगे एक प्राइमर होगा, फिर उसके बाद वहाँ से एक चैन होगा, फिर उसके बीच में गैप होगा। तो 2 डिफरेंट चैन्स के बीच में गैप होते हैं, ठीक है। इन गैप को भरना होता है, साथ ही साथ आरएनए प्राइमर्स को निकाल कर वहाँ पर डीएनए प्राइमर्स को लगाया जाता है। डीएनए प्राइमर्स को लगाकर फिर इन जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं इनको स्टिच किया जाता है। स्टिच करने के लिए डीएनए लिगेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जाके तुम्हारा कंप्लीट रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार समराइज़ कर देता हूँ फटाफट। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेते हैं एक, उसको सेपरेट करते हैं, फिर इस सेपरेटेड डीएनए को पॉलीमराइज करते हैं, ठीक है। कैसे, एक सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसके 3 प्राइम पोजीशन से आरएनए प्राइमर्स को लगा देते हैं, फिर आरएनए प्राइमर्स के पास किसको लाकर छोड़ देते हैं, पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को लाकर छोड़ देते हैं। फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को लेकर या डीएनटीपीज को लेकर या न्यूक्लियोबेसिस को लेकर पॉलीमराइज करते हुए नीचे चलाता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। मैंने अभी बताया कि एक आरएनए प्राइमर होता है, फिर वहाँ से पॉलीमरेज एंजाइम ने कुछ पॉलीमरेज करके एक चैन बनाई होगी, तो ये पूरा एक चैन बन गया। फिर इसके बाद एक छोटा सा प्राइमर होगा और आरएनए प्राइमर होंगे, फिर वहाँ से पॉलीमरेशन, ऐसे डिफरेंट टाइप के एक फ्रैगमेंट्स बनते हैं। उन फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक ये चीज़ प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और कोई प्रोसेस है, 1 मिनट। सो यहाँ पर हम लोग का डीएनए रेप्लिकेशन ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू।